Hello guys, I am here with part 2 of elimination reactions from Claydon. सॉरी थोड़ा सा डिले हो गया इस वीडियो को आने में, थोड़ा सा क्लासेस ज़्यादा चल रही हैं इस समय, तो दैट इज़ द रीज़न वाई थोड़ा यूट्यूब में टाइम कम दे पा रहा हूँ। बट आपसे कोशिश करेंगे कि बिल्कुल रेगुलरली आपके लिए वीडियोस आते रहेंगी, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉपरली चीज़ों को फॉलो करोगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं 1 मिनट समय लेके कि यदि आप रियल एडवांस सीरीज फॉलो करते हो, आपको क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, वीडियोस उसमें आते रहेंगी, ठीक है। बहुत अच्छे से आप करो, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर जेई एडवांस 2022। एडवांस 2022 जो अपियर कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। साथ ही साथ आप क्लेडन की सीरीज को फॉलो करो, राइट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन से अभी तक आप ये फॉलो करोगे, आपको पक्का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गजब का बूस्ट मिलेगा, ठीक है। बहुत गजब का बूस्ट मिलेगा। नहीं तो अगर आपको सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन पढ़ने में, वैसे पढ़ने में मज़ा आता है, कॉलम बना के जो होते हैं ना, कॉलम बनाएंगे और यहाँ 3 पॉइंट इसका 3 पॉइंट इसका, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, 7 मिनट में वीडियो खत्म, एलिमिनेशन खत्म। अगर वैसे मजा आता तो वैसे पढ़ो, फिर मैं बता दूं ऐसे पढ़ने से कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। एडवांस के अच्छे क्वेश्चंस आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कभी भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाएगी आपकी। आप वही कॉलम बना के पॉइंट्स लिखते जाओगे बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये 6 मिनट 7 मिनट में होने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, हो सकता है कोई कोई सवाल आपको बन जाए, एडवांस के पेपर में बहुत सारे सवाल हल्के हल्के आते हैं, लेकिन अगर अच्छा रैंक चाहिए, अच्छा पढ़ाई करना चाहते हो, तो आपको जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, नॉर्मली आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी नहीं यार यूट्यूब में, ठीक है। जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ नॉर्मली कम है चांसेस मिलने की। हो सकता है कहीं कुछ मिल रहा हो, तो मैंने कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं किया उस पर कि कौन क्या पढ़ा रहा है, बट नॉर्मली आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलती। आप अच्छे से इसको फॉलो करते जाओ, ठीक है। तो चलो, तो विथ पूरे फोकस के साथ, हमने टेम्परेचर डिपेंडेंसी पढ़ी थी लास्ट क्लास में, उसके जस्ट बाद से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। तो E1 E2 मैकेनिज्म्स में आते हैं। चलो, ये वाला लेक्चर उतना ज़्यादा एडवांस टाइप नहीं रहेगा, बहुत सारा जो चीज़ें हैं इसमें बेसिक चीज़ें ही हैं, क्योंकि एलिमिनेशन का दूसरा वीडियो है, ठीक है। पिछला वीडियो अच्छा था, ये वीडियो में थोड़ी और कुछ नई चीज़ें आपको मिलेंगी, बट मोर और लेस बहुत मुश्किल नहीं जाएगा ये, ठीक है। अच्छे से देखना, कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो थोड़ी स्पेशल होंगी। चलो देखते जाओ। E1 का सिंपल रेट बताया है, और E1 का रेट बताते वक्त देखो, रेट में सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है। आरडीएस एक ही स्टेप, पहला स्टेप आरडीएस, ठीक है। फिर आपका डीप्रोटोनेशन सेकेंड स्टेप, वहां बेस इन्वॉल्व है, तो बेस के ऊपर रेट डिपेंड नहीं करता। अब दूसरा यहाँ पे क्या करें, देखो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाऊंगा मैं, अच्छे से समझना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपन E2 की जब बात करें तो बेस का कंसंट्रेशन, एल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन, दोनों पे रेट डिपेंड करता है, ये तो नॉर्मल सी बात है, आपको पता है। ये E2 एलिमिनेशन कंसर्टेड वन स्टेप मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखो, एक बात और मैं बताऊं, अगर बेस का जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाने लगते हैं, इसका मतलब क्या है, बेस का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट किसकी बढ़ने लगेगी, E2 की बढ़ने लगेगी, रेट E2 की बढ़ने लगेगी। इसीलिए जब हाई कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस यूज करते हैं हम, तो वहां पे E2 रिएक्शंस जो होते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेटेड बेस यूज करते हैं, तो वहां पे जो E2 रिएक्शंस होते हैं वो ज्यादा फेवरेबल होते हैं। E2 रिएक्शंस जो होते हैं वो ज्यादा फेवरेबल होते हैं जब हाई कॉन्सेंट्रेटेड बेस यूज करेंगे। चलो, और अगर आप स्ट्रॉन्ग बेसिस भी यूज करोगे ना, अगर आप स्ट्रॉन्ग बेसिस भी यूज करोगे, वहां भी कौन से रिएक्शन ज्यादा डोमिनेट करेगा, E2 रिएक्शन ही डोमिनेट करेगा। E1 में कोई स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, E1 में कोई स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नीचे बढ़ते हैं, देखो यहाँ कुछ पॉइंट्स मैंने मार्क करे हुए हैं, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं। Only E2 is affected by the concentration of base. So at high base concentration, E2 is favored. एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूं, high base concentration E2 is favored from the kinetics part. You can see this. Look, because rate बढ़ने लगेगी तो kinetically E2 will be favored. ठीक है, हाई बेस कंसंट्रेशन पे द रेट ऑफ एन इवन रिएक्शन, ठीक है वो बताओ। तो स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर बेस आपका स्ट्रॉन्ग हुआ
तो वॉट एवर कंसंट्रेशन यू टेक, इफ योर बेस इज स्ट्रॉन्ग, इट विल ऑलवेज फेवर E2 over E1. आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट सब्सटीट्यूशन एंड एलिमिनेशन विद दिस स्टेटमेंट. अभी मैं E2 E1 की बात कर रहा हूँ, सब्सटीट्यूशन को भी अभी लाऊंगा आगे. ठीक है, तो अभी इस स्टेटमेंट में क्या बोल रहा हूँ, जब भी मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमेशा दिमाग लगाओ, इट विल फेवर E2 over E1 फॉर श्योर, E2 over E1. अब चलो देखो नीचे यहाँ पे, now very important case na, just have a look at this. You are using a concentrated hydroxide. Concentrated, the moment आपने चीजों को concentrate किया तो फिर SN2 और E2 इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती है. ऐसे सोच लो इसको कि कंसंट्रेट करने का मतलब आप सॉल्वेंट का अमाउंट कम कर रहे हो. सॉल्वेंट का अमाउंट कम कर रहे हो तो सॉल्वोलिसिस की जो चांसेस हैं, अब सॉल्वोलिसिस वगैरह क्या होता है वो पता होना चाहिए यार. आप अगर पुरानी वीडियोस देखते हुए आ रहे हो तो सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है राइट फ्रॉम द बेसिक्स. तो सॉल्वोलिसिस की भी टेंडेंसी कम होगी. तो जो फर्स्ट स्टेप में आपका कैटायन बनता है SN1 और E1 में, SN1 और E1 में जो फर्स्ट स्टेप में कैटायन बनता है, वो कैटायन बनने के चांसेस डिक्रीज हो जाएंगे. वो कैटायन बनने के चांसेस डिक्रीज होंगे, इसलिए SN1 E1 उतना फेवरेबल नहीं होगा. कौन होगा फेवरेबल, SN2 या E2. अब देखो यहां जो हमने सबस्ट्रेट यूज किया, ये सबस्ट्रेट है 3 डिग्री का, और 3 डिग्री के सबस्ट्रेट में अपन SN2 कराना इम्पॉसिबल मानते हैं. तो यहां पे जो बेस है वो बढ़िया बढ़िया से क्या कराएगा, E2 कराएगा. वो बढ़िया से क्या कराएगा, E2. लेकिन यही अगर मेरा जो सबस्ट्रेट होता ना वो थोड़ा लेस हिंडर्ड होता, समथिंग लाइक दिस, तो मैं थोड़ा एक बार हेजिटेट करता OH माइनस के साथ ओनली एलिमिनेशन कराने पे. वहां मेरा SN2 प्रोडक्ट भी अच्छा खासा कंपीट करेगा कि ये अटैक करे इधर और ये Br को निकाले. अच्छा खासा कंपीट करेगा. कौन ज्यादा होगा क्या होगा ऐसे एक लाइन में नहीं बता पाएंगे. ठीक है, अभी तक अगर आप वीडियो देखते आ रहे हो तो आपको ये बातें फील हो रही होंगी. ऐसे एक लाइन में नहीं बता पाएंगे. ठीक है, कॉलम खींच के वो वाली पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन 6 मिनट में सब हो गया, वो नहीं कर रहे हैं. ठीक, ऐसे नहीं बता पाएंगे. तो क्या प्रीफर करेंगे कि थोड़ा सा ये जो बेस है ना इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम कर दो. न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे कम करो, अगर आप बेस जो यूज कर रहे हो वो बल्कि सा कर लो. अगर बल्कि बेस यूज करते हो तो स्टेरिक रीजंस की वजह से उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी वैसे ही कमजोर पड़ जाती है, तो वो फिर एलिमिनेशन ज्यादा अच्छे से करेगा. मैं नहीं बोल रहा सब्स्टिट्यूशन जीरो करेगा, जीरो नहीं, सब्स्टिट्यूशन की प्रोबेबिलिटी हम कम कर रहे हैं तो एलिमिनेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है. तो टर्ड ब्यूटॉक्साइड जैसा बेस यूज करेंगे तो ऐसा होगा. चलो देखो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है आप पढ़ सकते हो, उसी लाइन को लिखा हुआ है. हैव अ लुक एट दिस. इस एग्जांपल को देखो, इस एग्जांपल को देखो क्या बोल रहा है. We have already mentioned that bulky tert butoxide ideal for promoting E2. It's both bulky and a strong base, and if it is bulky, it is a poor nucleophile that you can say. So since dibromide, ठीक है, ये बहुत इजी रिएक्शन है. टर्ट ब्यूटॉक्साइड के साथ बिल्कुल कायदे से E2 कराओ, बिल्कुल E2 कराओ, कुछ नहीं, E1 भी नहीं, E2 स्ट्रॉन्ग बेस है. तो ये देखो H हटाया गिरा है, इधर से H हटाया गिरा है, ये ऐसा डाइईन बन गया, खत्म. अब आगे देखो, अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, किटीन एसिटल बना रहा है. किटीन एसिटल क्या होता है, समथिंग लाइक दिस, OET. यहाँ OET इथाइल लिया हुआ है तो मैं इथाइल ले रहा हूँ. ठीक है, ये किटीन एसिटल बना है. किटीन एसिटल को ना अगर हम सोचें डायरेक्टली हम किटीन में हाइड्रोलिसिस वगैरह कर दें और इससे बना दें, पॉसिबल नहीं है. किटीन से डायरेक्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किटीन को रख पाना ही पॉसिबल नहीं है. किटीन एक काफी अनस्टेबल सा कंपाउंड है. इसके स्ट्रक्चर से मत पता करने जाओ कि ये क्यों अनस्टेबल है, ऐसे नहीं होता. आप इसके स्ट्रक्चर से अनस्टेबिलिटी इसकी प्रेडिक्ट मत करो. आपको ये पता होना चाहिए कि ये अनस्टेबल है. पहली बात मैं बताऊं, ये कहां बनता है, ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट के तौर पे बनता है. ये बहुत सारे रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनता है. अगर आपको याद है कि कौन से रिएक्शन में ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है तो कमेंट करके जरूर बताओ मेरे को कि कौन से रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट है. देखते हैं आपको याद है या नहीं. ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है किसी रिएक्शन में. कौन सा रिएक्शन है क्या है वो आप देखो, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है. चलो, तो इसको बनाने के लिए ब्रोमो एसिटल्डिहाइड का यूज कर रहे हैं. ब्रोमो एसिटल्डिहाइड में देखो ये यहाँ पे बाजू में हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, नहीं यहाँ तो यहाँ से नहीं हटेगा, पहले एसिटल बना रहा है इसका. ठीक,
पहले क्या कर रहा है, ETOH H+ डाल के एसिटल बना रहा है। ये देखो एसिटल बना, कार्बन OET एसिटल, आपको पता है, ठीक है। अब एसिटल बनाने के बाद ये वाले कार्बन में जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन की बात हो रही है, ये वाला हाइड्रोजन, इसको जो बेस है उसने निकाला, ये गिराया, ये निकाला, तो इस तरह से E2 एलिमिनेशन से डाइथाइल कीटीन एसिटल बनता है। डायरेक्टली आप इसकी टीम को लेके नहीं बना पाओगे, ठीक है। चलो आगे बेस की बात हो रही है। DBU एक बेस है। DBU नाम देख लो, पढ़ लो, लिखा हुआ है, ठीक। वो साइक्लिक नोमेनक्लेचर है बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स का, जरूरी नहीं है जेई के लिए हो, बस ये बेस है, आप ये समझो ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये भी E2 प्रेफर कराता है। ये देखो एन पे लोन पेयर डेंसिटी रेजोनेंस करके आ रही है, जस्ट लाइक ग्वाइनिडिन में जैसा होता था वैसा ही कुछ है, काफी स्ट्रॉन्ग होगा ये बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस अगर दिखा तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कौन सा मैकेनिज्म, E2। न्यूक्लियोफिलिसिटी भी देख लो कितनी कम होगी, कितना बल्कि है, न्यूक्लियोफाइल अच्छा होगा नहीं, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है नहीं, वैसे भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ऊपर से कोई खास नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी नहीं है एक्स्ट्रा। तो क्या है, सीधे सीधे समझ आ रहा है कि ये जो है DBU ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और पक्की बात ये मस्त तरीके से क्या कराएगा, E2 कराएगा, ये बात ध्यान रखना। अब चलो देखो, ये कुछ बेसिक सी बातें लिखी हुई हैं, देख लो। H+ प्रोटोनेट करेगा तो बेसिक स्टैंड में पढ़े हो तो वो लोन पेयर रेजोनेंस, मतलब जो उसका कॉन्जुगेट एसिड है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये रिएक्शन देखने में खतरनाक लग रहे हैं, बहुत आसान, कुछ भी नहीं है। ये अपना लिविंग ग्रुप है, DBU यूज किए, 80 डिग्री सेल्सियस पे E2 करा दिया, यहाँ से H है तो H हटाया, ये गिराया इधर, और ये आई बाहर, तो ये डबल आ गया। यहाँ पे भी देखो आप, तो यहाँ पे H है, बस इसको हटाए, ये गिराए, और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड आ गया, दैट्स इट, सिंपल E2 मैकेनिज्म। नाउ द टॉपिक इज सबस्ट्रेट दैट मे अलाउ E1। अभी हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे सबस्ट्रेट्स जो E1 रिएक्शन अलाउ करते हैं। E1 अलाउ करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि E2 नहीं करते, E2 भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, बट E1 करने के लिए थोड़े सिलेक्टिव होने चाहिए। E2 तो कोई भी कर लेता है, E1 जो होता है ना वो थोड़ी सिलेक्टिव चीजें ही करती है, जहां पे कैटायन अच्छा बन रहा हो, बस सिंपल सी बात, जहां कैटायन अच्छा बन रहा हो। तो देखो टर्शरी है, पढ़े हुए हो यार, कैटायन अच्छा बनता है, एलाइलिक अच्छा कैटायन, बेंजाइलिक अच्छा कैटायन, अल्फा हेट्रो सब्सटीट्यूटेड जहां पे लोन पेयर डोनेट हो रहा हो, पिछली वीडियोस में बहुत बातें हुई हैं इसके ऊपर, अब आपको तो पता चल ही गया होगा कि बहुत अच्छा कैटायन होता है ऑक्सोनियम, और इस वजह से ये बना। फिर देखो H को निकाल के यहाँ डबल बॉन्ड ले आए आप, ये भी बहुत अच्छा E1 से गया। लेकिन ये ऐसा नहीं है E2 नहीं कर सकते, ये लोग E2 भी कर सकते, ये लोग E2 भी कर सकते, ठीक है, ये E2 भी कर सकते हैं देन। लेकिन ये जो है ना, ये थोड़ा सा E1 ही प्रेफर करेगा, लाइक ये SN1 हमेशा प्रेफर करता था ओवर SN2, ये आप समझ सकते हो। देन विथ विच मे एलिमिनेट बाई E1, ये है सेकेंडरी। सेकेंडरी बहुत अच्छा कैटायन बनाएगा नहीं, तो जितना बनाएगा ठीक है, इट मे एलिमिनेट बाई E1, E1 से एलिमिनेट हो सकता है। सबस्ट्रेट दैट नेवर एलिमिनेट बाई E1, यस, प्राइमरी अमीन्स दे नेवर एलिमिनेट बाई E1, अनस्टेबल कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, ठीक है, क्लियर है ये सब बात। और ये लोगों में तो एलिमिनेशन ही नहीं होगा, क्योंकि अल्फा H ही नहीं है यार, एलिमिनेशन ही नहीं होगा, ठीक है, एलिमिनेशन ही नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा कर सकते हैं, इसमें एक केस ये देख सकते हैं एलिमिनेशन के लिए, नियोपेंटाइल टाइप का केस है कि कैटायन बना दे, E1 करा सकते हैं इसमें हाई टेम्परेचर्स पे, अगर कैटायन बनाए और फिर यहां से मिथाइल की शिफ्टिंग कराएं, ठीक है, पॉसिबल है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं पॉसिबल, यहाँ प्लस है, फिर ये बाजू से H को हटा दें और आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट बने, तो E1 से हो सकता है, ये E1 मैकेनिज्म पॉसिबल है, that cannot eliminate by either mechanism, no appropriately placed hydrogen, ठीक है, ये थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे समझ लो, ये एक स्पेशल कंडीशन में E1 पॉसिबल है, यहाँ नॉर्मली बता रहा होगा कि H नहीं है, इसलिए ये आपको मैं एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर, E2 से तो नहीं कर सकता, E2 में नहीं कर सकता, कोई रीअरेंजमेंट का चांस नहीं होता उसमें, ठीक है। ये दो पॉइंट्स दिए हुआ है, यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे बिल्कुल फोकस से, अच्छा पॉइंट है।
क्या बोल रहा है कि अगर आप H2SO4, H3PO4 और HCl यूज करते हैं तो इन तीनों में क्या है, देखो सल्फेट, फॉस्फेट, क्लोराइड। क्लोराइड तो चलो थोड़ा ठीक भी है, लेकिन ये दोनों बहुत ही पुअर न्यूक्लियोफाइल्स है ना, बहुत ही पुअर न्यूक्लियोफाइल्स। क्लोराइड भी उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बट इनसे बेटर है। क्लोराइड से बढ़िया होता था तुम्हारा ब्रोमाइड, उससे बढ़िया होता था तुम्हारा आयोडाइड, इस तरह से होता था। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो ब्रोमाइड जो है और आयोडाइड ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर आप ये 2 डिग्री का अल्कोहल लियो, H3PO4 के साथ आप इसको हीट कर रहे हो, H3PO4 एसिड है तो ये इसको प्रोटोनेट करेगा और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, पानी निकलेगा तो पानी को एब्जॉर्ब भी करेगा, तो यहां पे कैटायन आएगा। अब देखो ये जो कैटायन बना ना, इसमें फॉस्फेट है, और फॉस्फेट कैटायन तक में बहुत ज्यादा प्रिफर नहीं करता वो अटैक करना, मतलब वो न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं अच्छा। तो ज्यादा अमाउंट में ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या है कि बाजू से H+ हट जाए। फॉस्फेट पिछली वीडियो सब्स्टिट्यूशन की 4th वीडियो में ये सब समझाया हूं आपको। सब्स्टिट्यूशन की 4th वीडियो में ये प्रोटॉन की तरफ थोड़ा ज्यादा आकर्षित होता है और इस तरह से निकाल के आपको ये बना देता है। यही अगर अपन HBr यूज कर लेते ना तो थोड़ा दिक्कत हो जाता, फिर कंपटीशन चालू हो जाती कि जैसे पॉजिटिव आया तो Br- इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, वो भी लग सकता था। लेकिन Cl तक कंपटीशन थोड़ी कम होती, थोड़ा सा प्रेफर करेगा वो कि ठीक है डिहाइड्रेट करके जो कैटायन बना है ना उसकी जगह पे डबल बॉन्ड आ जाए। बट Cl के साथ ना ये भी पॉसिबिलिटी बुरी नहीं है, ठीक पॉसिबिलिटी है, ठीक पॉसिबिलिटी है, ये ज्यादा आ रहा है। ठीक है, Cl के साथ भी ये पॉसिबिलिटी बुरी नहीं है। चलो नीचे देखें और देखो, ये आसान है काफी, है ना। PH-MgBr यहाँ पे अटैक कराया, OH और PH, फिर H2SO4 क्या करेगा, ये प्रोटोनेट, ये निकाल दो क्योंकि स्टेबल कैटायन है, और स्टेबल कैटायन है बाजू से H+ हटा दो, यहाँ पे डबल लगा दो, इवन एलिमिनेशन के थ्रू ये बन गया। ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रेड्स रूल सबको पता है क्या होता है, ठीक है ना। लेट्स कम टू द रोल ऑफ लीविंग ग्रुप। रोल ऑफ लीविंग ग्रुप, एक सेकेंड वेट करना। रोल ऑफ लीविंग ग्रुप, इसको देखते हैं। अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखो, आपके पास यहां से NMe2 यूज कर रहा है, MEI क्या करेगा, N लोन पेयर अटैक और I बाहर, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये एक लीविंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है, ये एक लीविंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है। नाउ वी आर यूजिंग कंसंट्रेटेड KOH, OH minus. So whenever you are using a strong base, you are you will be getting more of E2 product. तो हीट भी है तो एलिमिनेशन ओवर सब्सटीट्यूशन इज डोमिनेंट। तो क्या होगा, देखो ये लीविंग ग्रुप है तुम्हारा, यहां से H को तुम हटा सकते हो, ये H हटाए, ये गिरा, ये इधर निकाले, देखो ये मिला ऐसा, ठीक है। और यही चीज अगर आपके पास एक स्टेबल कैटायन बनाने के वज पे है, मतलब एकदम ये स्टेबल कैटायन अगर बना सकती है, 3 डिग्री कैटायन बना सकती है, तो आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज मत करो, आप अपने रिसोर्सेस बचाओ और पानी यूज करो। KOH डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पाथ ही चेंज हो जा रहा है। जब आप पानी में हीट कर रहे हो ना तो डबल तो यहाँ आया, ठीक है, लेकिन वो क्या किया होगा, पहला साइक्लोहेक्सेन है, चेयर ना बना के मैं नॉर्मल बना दे रहा हूँ ऐसा, साइक्लोहेक्सेन है ये ऐसा, और यहाँ पे 1 2 3, इससे 1 2 3, तो इससे 1 2 3, यहाँ पे ये क्या बनाया हुआ है, यहाँ पे लगाया हुआ ऐसा, ये डबल डबल और NMe3। तो ये जो NMe3+ है ये निकल जाएगा बस पानी में हीट करने से, और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ पे पॉजिटिव आने के बाद, यहाँ पे पॉजिटिव आने के बाद ये देखो, ये बाजू से यहाँ से H निकाल दिया और ये गिरा दिया प्लस पे, और यहाँ पे आया डबल बॉन्ड। दिस इज गिविंग यू 98%। देखो यहाँ पे this is deliberate, the vast majority of 2 classes of elimination starting, but since the leaving group is involved in RDS step of both E1 and E2, in general any good leaving group will lead to a fast elimination. You may for example see amines acting as a leaving group in elimination of quaternary ammonium salt। ठीक है, नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ये तो नॉर्मल बात है।
नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बोथ E1 and E2 आर पॉसिबल एंड फ्रॉम व्हाट यू हैव रेड सो फार you should be able to spot that there is one of each here. In first example, stabilized cation cannot be formed, so E1 is impossible. वही बात जो बताए, stabilized cation cannot be formed and therefore E1 is impossible. But a strong base is used, allowing E2. तो देखो strong base किए, allowing E2. In second, stabilized tertiary carbocation form, so either E1 or E2 might occur, but no strong base is present, so the mechanism must be E1. अभी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखो दोनों हो सकता है, मैंने ये बोला था पीछे पढ़ाते समय कि ठीक है स्टेबल कैटायन बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां E1 ही होगा, बोथ कैन अकर, but what we are using, the conditions that we are using is we are not giving strong base, we are giving heat, so yes most probably हम यहाँ पे E1 कराना चाह रहे हैं और इस तरह से E1 हो रहा है। ठीक है, इस तरह से E1 हो रहा है। ये वाला एल्कीन क्यों बना, ठीक है ज्यादा अल्फा एच होंगे इसमें, स्टेबल एल्कीन ही बनाओगे, ठीक है ज्यादा अल्फा एच होंगे, इसलिए ये वाला बना, इस तरह से देखना है। ठीक है, चलो लुक एट दिस, उसी बात को समझा रहा है। ठीक है, और अगला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, OH माइनस इज नेवर अ लीविंग ग्रुप इन एन E2 रिएक्शन। यस, OH माइनस कैन नेवर लीव, OH minus can never leave. Yes, you can protonate OH to form water so that it can be converted into a better leaving group, but OH minus cannot leave in an E2 elimination. चलो थोड़ा और आगे आते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे आते हैं। मैंने बोला ये वीडियो थोड़ा बेसिक से जाएगा, बेसिक से जाएगा, बट चीजें आपको अच्छे से क्लियर होते जाएंगी। चलो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, TSCl पीछे पढ़ चुके हैं, OTS बनता है, ROH का अटैक हो रहा है, यहाँ ये गया, ये आया, ये आया, Cl बाहर आई। ठीक है, तो ROTS बना, और MsCl के साथ ROMS बना, कुछ नहीं, ये भी एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन है, मिसाइलेट, ये गया, ये आया, ये बाहर हुआ। तो ये OMS और OTS आपको क्या पढ़ाया गया है, बहुत शानदार लीविंग ग्रुप से। ठीक है, बहुत शानदार लीविंग ग्रुप से। तो चलो देखो क्या प्रेफर करेंगे। देखो यहाँ पे क्या E1 कर सकते हैं, पर नहीं E1 नहीं कर सकते, E1 के लिए कैटायन अच्छा होना चाहिए, ये अच्छा नहीं है, तो क्या करेंगे, यहां से H को हटाएगा। देखो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड यूज कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं होगा, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड H हटाया, ये गिराया, लीविंग ग्रुप पे आ रहा है, निकाल दिए, डबल बना दिए। OTS फिर लीविंग ग्रुप पे आ रहा है, यहां से आपने H को हटाया, ऐसे इधर गिराया, और ये देखो निकाल दिए, समथिंग लाइक दिस। बहुत ईजी। DBU यूज कर रहे हो, ये भी एक तरह का बेस है ना, अभी पीछे पड़े बेस है, और ठीक ठाक बल्कि बेस है। यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, आसान है, इसमें कुछ नहीं। देखो मैं बस बता दे रहा हूँ, इजी है इसे, देखने में बड़ा लग रहा है कुछ। देखो MsClOH क्या हुआ होगा, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, OMS बना, लीविंग ग्रुप बन गया। DBU आपने बेस यूज किया, बाजू से H हटा दो, ये H हटा दो, ये गिराओ, ये हटाओ, देखो ये sp2 हो गया, और ये प्लेनर हो गया। नाम वाम इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे देखो क्या हुआ, ये आपका एसिटल है, और एसिटल के साथ MsCl यूज किया, तो यहाँ भी OMS हो गया, ये देखो OMS। और ये जो कंपाउंड है, दिस इज नॉट आइसोलेटेड, दिस इज काइंड ऑफ अनस्टेबल। सो जब आपने MsCl के साथ फिर ET3N डाला, तो ET3N डाला तो क्या हुआ, ये तुम्हारे पास जो H था ना, ये बाजू वाला, ये हटा, ये गिरा, और ये OMS बाहर, और यहाँ पे डबल आ गया। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन है, रेगुलर रिएक्शन है, रूटीन रिएक्शन है, इसमें कुछ नया नहीं। ना even reactions can be stereoselective, इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। even reaction can be stereoselective, stereoselective मतलब क्या, इसका सिस ट्रांस दोनों बन सकता है, इसका सिस ट्रांस दोनों बन सकता है। अब यहाँ पे ऑप्टिकल की ज्यादा संभावनाएं होती नहीं, क्योंकि आपका एल्कीन बन जा रहा है, लेकिन डिपेंड्स, अगर आजू बाजू कोई कायरल सेंटर है, ऐसा है वैसा है, तो बात अलग। बट वो रिएक्शन सेंटर जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज हो जा रहा है, प्लेनर हो जा रहा है, तो जनरली यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी आती है वो ज्योमेट्रिकल की आती है, ऑप्टिकल की पॉसिबिलिटी चांसेस कम है। हाँ, अगर कोई मैं ऐसा कुछ बनाऊं जिसमें बाजू में कोई कायरल सेंटर हो, और उस डबल बॉन्ड के हो जाने से उधर कायरल सेंटर एक्टिव हो जा रहा हो, तो फिर कुछ स्टीरियो RS दोनों बन जाए, वो बात अलग। बट रिएक्शन सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ। चलो देखो तो ये क्या डिस्कशन दिया हुआ है, इजी है भाई, इजी डिस्कशन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे
ये तुमने H प्लस हटाया ना, तो सिर्फ एक ही एल्कीन पॉसिबल है, क्योंकि इसका सिस ट्रांस बन नहीं सकता। यहाँ पे ये हटाया, देखो एक ही एल्कीन पॉसिबल है और कुछ पॉसिबल है। यहाँ टू रिजियो आइसोमेरिक एल्कीन, रिजियो आइसोमेरिक मतलब ऐसा समझो कि स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट होंगे। ये देखो H प्लस है, यहाँ पे पॉजिटिव लाया, जब यहाँ पे पॉजिटिव लाया बाहर से H हटाओगे तो देखो ये वाला बनेगा, और जब यहाँ अंदर से H को हटाओगे तो देखो ये वाला बनेगा। तो ये दोनों बने, इन दोनों को क्या बोलेंगे? रिजियो आइसोमर्स। रिजियो आइसोमर्स मतलब एक ही रिएक्शन में बनने वाले दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स, दे आर रिजियो आइसोमर्स। देन टू स्टीरियो आइसोमेरिक एल्कीन्स पॉसिबल आउट हियर। नाउ लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आपके पास OH है, ये तुमने निकाला, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे जैसे प्लस आया ना, अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, देखो थोड़ा सा ध्यान से समझ। जैसे यहाँ पे प्लस आया, मैंने बोला यहाँ पे प्लस PHMe, ये प्लस मतलब ऐसा, और यहाँ पे CH 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 ऐसा, तो इसका जो सिग्मा बॉन्डिंग है वो इस प्लस यानी कि p ऑर्बिटल के साथ पैरेलल आना चाहिए। अब जब ये पैरेलल आएगा ना, तो दो तरह के कन्फर्मेशन में पैरेलल आ सकता है। एक कन्फर्मेशन ऐसा वाला जिसमें ये दोनों ऐसे ट्रांस में हो, और एक कन्फर्मेशन ऐसा वाला जहां पे ये दोनों भी ऐसे सिस में हो। और देखो पीएच के साथ ऐसा मैंने बनाया और यहाँ पे ऐसा, दोनों ही पॉसिबल है। कन्फर्मेशन आपको आइडिया होगी अच्छे से। अभी एनर्जी डायग्राम में इसको और डिटेल में बताऊंगा। तो देखो ये ऐसे पॉसिबल है, तो एक ट्रांस भी बन सकता है और एक सिस भी बन सकता है, बोथ आर पॉसिबल। तो देखो इसीलिए यहाँ पे क्या बनाया, ट्रांस बनाया है, इधर सिस बनाया है। EZ एल्कीन क्या होता है? EZ एल्कीन अगला टॉपिक दिया हुआ है, EZ सिस ट्रांस जैसे ही नॉमेनक्लेचर है यार, बहुत इजी है, पढ़ा होगा आप। देखो तो यहाँ पे जब H2SO4 के साथ इसको यूज किया ना, तो एल्कीन E वाला जो कि आप ट्रांस जैसा सोच सकते हो, ये 95% यील्ड पे आया, और ये वाला कैसे, ये कम आया। तो मैं बोलूंगा ये थर्मोडाइनेमिकली ज्यादा स्टेबल है, थर्मोडाइनेमिकली मोर स्टेबल। ये वाला थर्मोडाइनेमिकली लेस स्टेबल। इस वजह से मैं इसको बोल सकता हूँ। काइनेटिक्स भी पढ़ाऊंगा इसकी, काफी डिटेल में बताऊंगा कुछ बातें, हो सकता है कुछ बातें आपके ऊपर से निकल जाए, लेकिन आप सुन लेना एक बार, ठीक है? काइनेटिक्स भी बताऊंगा मैं थोड़ी सी अच्छी वाली काइनेटिक्स, वो नहीं जो रेगुलर रूटीन में पढ़ते हो आप, वो नहीं। चलो ये आ गया हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ और इसके बारे में कुछ चीजें आपको बताता हूँ। देखो पहले तो कैटायन बना, और कैटायन बनने के बाद देखो दो स्टेप में होता है ना, E1। देखो पहले कैटायन बना, फिर तुम्हारा ये ऐसा हो रहा है, ठीक? तो RDS तो बेटा कैटायन बनना होता है, ये कैटायन बन गया, फिर कैटायन के बाद तुम्हारा एल्कीन बन रहा है, ठीक है? कैटायन के बाद तुम्हारा एल्कीन बन रहा है। तो बहुत सारी बातें कर सकता हूँ इस पर, लेकिन चलो ठीक है, थोड़ा सा लिमिट में रहते हुए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, ठीक है? देखो ध्यान से, यहाँ पे तुम्हारा ये कैटायन बना, और कैटायन के बाद ये तुम्हारा प्रोडक्ट। यहाँ जो बातें हुई है ना इस एनर्जी प्रोफाइल में, वो कैटायन के बाद वाले की हुई। और मैं आपको बता दूं ये RDS रिएक्शन का नहीं है, रिएक्शन का RDS हम मानते हैं ये वाले, ये कौन? हाई एक्टिवेशन, सॉरी हाई एक्टिवेशन एनर्जी वाला, हाई EA वाला, हाई EA वाले को हम मानते हैं कि ये तुम्हारा RDS होता है रिएक्शन का। काइनेटिक्स ठीक से आनी चाहिए इसके। अब आपको मैं बताऊं इसको क्यों RDS मानते हैं, मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूं, फिर प्रोफाइल और अच्छे से समझ आएगा। पता है आपको वाई स्लो स्टेप इज RDS? वाई स्लो स्टेप इज RDS? इसके पीछे की मैं थोड़ी मैथमेटिक्स आपको बताना चाहता हूँ। जनरली आपको ये ऑर्गेनिक के टीचर्स नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री में हाथ कच्चा होता है। तो देखो इसके पीछे की थोड़ी मैथमेटिक्स बताता हूँ। आपने फर्स्ट ऑर्डर कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस पढ़े होंगे, मैं उसका रेफरेंस लेके आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्डर कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस पढ़े होंगे, क्यों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो स्टेप होता है वो आपको बता रहा हूँ। देखो आप वो कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, मैं बस रिजल्ट बता रहा हूँ, वो पूरा भी नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा है, ठीक है? तो देखो उसमें क्या होता है ना, एक कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन है, A से बना I से बना P। थोड़ा ध्यान से ना, ठीक है? ये हो सकता है आपको लगे कि आपके आउट ऑफ सिलेबस है,
मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है, इसका जेई में बहुत ज्यादा काम नहीं आना, लेकिन कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो आप ये देखें, अच्छे से समझे इसको। देखो ए से आई, आई से पी, ये बना, ये इंटरमीडिएट है, इससे बना प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये मेरा क्या है, इंटरमीडिएट है, ये मेरा इंटरमीडिएट है। अब मैथमेटिकली जब अपन इसका मान लो ये K1 है, ये मान लो रेट कांस्टेंट K2 है, तो जब मैं डिराइव करता हूँ ना, तो एक सेकंड में रिजल्ट्स आपको दिखा रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। मैं जब यहाँ पे मैं यूज करता हूँ, एक सेकंड, हाँ देखो, तो आपको मैं यहाँ पे रिजल्ट बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखो, जब अपन पी का कंसंट्रेशन एट एनी टाइम, पी का कंसंट्रेशन, थोड़ा फोकस से देखना ध्यान से, ठीक है। पी का कंसंट्रेशन, और अगर आपने ये पढ़ा नहीं है तो आप अपने फिजिकल केमिस्ट्री की टीचर से पूछ सकते हो कि सर हमें कंसेक्यूटिव ऑर्डर थोड़ा सा पढ़ा दीजिए। तो देखो, जो पी का कंसंट्रेशन आता है ना एट एनी टाइम, तो ये बेटा निकल के आता है कुछ ऐसा, A0, याद नहीं करना है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, 1 - K2 e की पावर ऑफ -K1t माइनस K1 e की पावर ऑफ -K2t अपॉन K2 - K1, ये आता है। अब क्या होता है, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना। अब क्या होता है, हम यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं कि सिंस इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, मतलब ये थोड़ा सा फास्ट जा रहा है। फास्ट जाने का मतलब क्या, इसका K2 जो है वो बड़ा है, हम ऐसा मानते हैं। कोई फास्ट स्लो जैसा नहीं सोचना होता, इसका K2 बड़ा है, क्योंकि K किस किस चीज पे डिपेंड करता है। एक तो सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी वाली बैरियर पे डिपेंड करता है, और एक ZAB पे डिपेंड करता है, इंक्लूडिंग द स्टेरिक फैक्टर P, इन सब पे डिपेंड करता है। ये सब चीजें बस उन्हीं लोगों के लिए समझ में आएंगी यार जो थोड़ा अच्छा लेवल का पढ़ रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज तो फिर ठीक है, जो सोचना है सोच लो, एनर्जी प्रोफाइल से जो भी कंक्लूजन निकालते रहते हैं, कुछ भी देखा हूं मैं लोग। देखो, समझो मेरी बात को, तो के इन चीजों पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि सेकंड वाले का K2 जो है वो क्या है, काफी काफी ज्यादा है। K2 क्या है, काफी ज्यादा है। तो हम यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं इसमें कि K2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K1, और ये अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो जो P आएगा वो तुम्हारा ऐसा आएगा, A0 1 - e की पावर ऑफ -K1t, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। इसका मतलब जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है एट एनी टाइम, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, K1 पे डिपेंड कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, K1 पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम बोल देते K1 कौन वाला है, जो छोटा है। छोटा कौन होगा, कौन सा रेट कांस्टेंट छोटा होगा, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी हायर होगी। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी हायर होगी उसका रेट कांस्टेंट छोटा होगा। तो देखो, ये वाला, ये हाई एक्टिवेशन है। इस एनर्जी प्रोफाइल से हमें ये PZAB का पता ही नहीं चलता यार, तो बहुत अच्छे से कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते हम, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी के बेसिस पे कुछ कुछ कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो समझो मेरी बात, तो P इसलिए कह देते हैं कि स्लो स्टेप इज RDS, स्लो स्टेप इज RDS। तो स्लो स्टेप का ये मतलब नहीं है कि स्लो मतलब जो धीरे हो रहा है, ऐसे नहीं होता है। स्लो स्टेप मतलब जिसका रेट कांस्टेंट छोटा है, रेट कांस्टेंट कम है, यहां से कुछ ऐसे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम बात करते हैं। तो यहां पे मैं पूरे इस सिर्फ इस स्टेप की बात हो रही है, इस एनर्जी प्रोफाइल, सिर्फ इस स्टेप में। तो अगर इस स्टेप की मैं बात करूं, चलो देखो एक बार, तो इस स्टेप की मैं बात करूं ना, तो अगर ये कैटायन बना मेरा, कैटायन से फिर एल्कीन बन रहा है। यहां भी देखो कैटायन से एल्कीन बन रहा है, लेकिन ये वाला एल्कीन, ये वाला एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसका ट्रांजिशन स्टेट भी मोर सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए इसके ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम है, क्योंकि ये स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट है। और ये वाला ट्रांजिशन स्टेट, ये वाला ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज थोड़ा हाई एनर्जी का। क्यों, अच्छा सब्स्टिट्यूशन दोनों में बराबर है, सॉरी सब्स्टिट्यूशन यहां दोनों में बराबर है, बट यहां पे देखो PHME का कॉन्फर्मेशन देखो, इसका कॉन्फर्मेशन देखो, इसका कॉन्फर्मेशन देखो। तो कॉन्फर्मेशन की वजह से देखो CH और इसको पैरेलल किया है ना, ये देखो P ऑर्बिटल और ये CH दोनों को पैरेलल किया, लेकिन कॉन्फर्मेशन के हिसाब से तो वो जो सेकेंड स्टेप है ना, वो किस में जल्दी हो रहा है, वो इसमें जल्दी हो रहा है। लेकिन मैं इससे ये नहीं बोल सकता, मैं ये कंक्लूड नहीं कर सकता कि ये वाला जो प्रोडक्ट है वो, क्योंकि रिएक्शन का RDS तो ये वाला स्टेप है ही नहीं ना यार। वो जो P है,
P को K2 से तो कोई मतलब ही नहीं है, सोच पा रहे हो अगर तो P को K2 से कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैं ये अप्रोक्सीमेशन यहां लगा पाऊं कि K2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K1, बाकी मैं सब आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप सोच लो। तो ये सेकेंड स्टेप की बात हो रही है। मैं ये नहीं बोल पाऊंगा अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ कि दिस, बिकॉज इसका ट्रांजिशन स्टेट कम है, मतलब इसका ट्रांजिशन स्टेट लेस एनर्जी वाला है, तो दिस इज काइनेटिकली ऑल्सो फेवर्ड। इस रिएक्शन में मैं ये नहीं बोल पाऊंगा दिस इज काइनेटिकली ऑल्सो फेवर्ड फॉर द कंप्लीट रिएक्शन, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है, नहीं बोल पाएंगे। रीजन आपको बता दिया, बाकी उतना जरूरी नहीं है, आप बस ये ग्राफ को देखो, थोड़ा पढ़ना सीखो, क्योंकि यार रिएक्शन का जो आरडीएस है वो तो कैटायन बनना है, वो तो कैटायन बनना है। कैटायन तो एक बार बन रहा है, कोई भी कैटायन बन रहा है, ठीक है, कोई भी कैटायन बन रहा है, कैटायन तो एक बार बन रहा है, ये कैटायन बन रहा है, फिर कैटायन बनने के बाद ये वाला प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो ये इस ग्राफ का ये मतलब मैं निकाल सकता हूं कि हाँ, अगर ये कैटायन है तो कैटायन से कौन जल्दी आएगा, ये जल्दी आएगा, कैटायन से ये जल्दी आएगा। पूरे रिएक्शन में कौन जल्दी आएगा, प्रोडक्ट, पूरे रिएक्शन में कौन जल्दी आएगा, काइनेटिक्स के हिसाब से उतने अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाएंगे, कुछ अप्रोक्सीमेशंस लगते हैं। ठीक है, मैं इसी को अगली वीडियो में थोड़ा और डिस्कस करूंगा आपके साथ आगे, और कुछ और एनर्जी प्रोफाइल्स लाऊंगा। ये देखिए, कुछ और एनर्जी प्रोफाइल्स आएंगी आगे चलते हुए, ये सब इसको भी थोड़ा बेहतर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला, देखो यार कि इसमें चर्चा बहुत सारी मैं कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी आपको इतना कंक्लूड करो कि रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है ना वो आरडीएस पे डिपेंड करता है। रिएक्शन की काइनेटिक्स के लिए आपको सिर्फ क्या देखना है, आरडीएस को देखना है, उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देखना है, उसके हिसाब से बताओ। हाँ, ये सेकेंड स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट इसका जो है वो लेस एनर्जी वाला है, तो सेकेंड स्टेप यहाँ से थोड़ी बेहतर हो जाएगी, आप ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, ओके, तो ठीक है, अच्छा लगा हो तो बताओ मुझे कमेंट करके, और अगली वीडियो में इसके आगे की चर्चा करेंगे। 2-3 वीडियोस और लगेंगे यार, पूरा एलिमिनेशन भी खत्म, फिर पूरा सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिवाइज करना अच्छे से शुरू से, मस्त मजा आएगा तुम लोगों को, एक क्लैरिटी आएगी, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। रियल एडवांस सीरीज की भी वीडियोस कल से आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।